अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की स्मार्ट क्लास में हमारा एजेंडा है मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन के जो हमारे सेक्शन है, सही है, उसको हम लेके चलते हैं। इस स्मार्ट क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस सेक्शन के अंदर जो बारीकी है, जो कि हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में सेक्शन वाइज पढ़ चुके हैं, चीज़ें सारी कर चुके हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि इस लेक्चर में उसको थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ, थोड़ी सी और मज़ीद इसके अंदर जो बच्चों की क्वेरीज होती हैं रिगार्डिंग लॉ की इंटरप्रिटेशन, उसको थोड़ा सा और आसान कर दूँ। और ये सेक्शंस आपस में किस तरीके से लिंक्ड है, किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, उसको एक अच्छे फ्लो चार्ट की शक्ल में, एक अच्छे समरी की शक्ल में हम इसको कवर कर लेते हैं। देखिए, जो मेडिएशन का लेक्चर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, इसके अंदर हमने सारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक एक सेक्शन, उसका सब सेक्शन, उसकी लॉजिक, सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन स्मार्ट क्लास का पर्पज़ ये है कि उसको थोड़ा सा और समेट लेते हैं, थोड़ी सी और जो बच्चों की इसके अंदर क्वेरीज वगैरह आती हैं उसको एड्रेस कर लेते हैं, और किस तरीके से सेक्शंस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, कब अप्लाई होगा, कब अप्लाई नहीं होगा, और बाकी सारे सिलेबस से किस तरीके से इंटरलिंक्ड हो सकता है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आज की क्लास में कवर करेंगे। देखिए, हमारे पास जो सेक्शन स्टार्ट होते हैं ना, इस सेक्शन को हम अपने पास दो हिस्सों में, इस मेडिएशन और आर्बिट्रेशन के एरियाज़ को हम तीन से चार एरियाज़ में एलोकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो है, जो प्योरली मेडिएशन वगैरह के सेक्शंस हैं, वो सेक्शन 276 से 278 है, जो कि कंपैरेटिवली बड़े आसान है। सबसे पहले अगर सेक्शन 276 देखें तो अगर कंपनी का एससीसीपी के साथ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, सही है, एससीसीपी ने कोई नोटिस वगैरह दिया हुआ है, कोई हियरिंग्स वगैरह चल रही है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, या तो कमीशन में, या तो कमीशन के पास, या उसके अपीलेट ब्रांच के पास, सही है। तो इस केस में सेक्शन 276 कहता है कि जी एक काम ये करते हैं कि अगर दोनों पार्टीज, कमीशन और कंपनी या मेंबर्स, अगर इत्तेफाक रखते हैं, तो इस मैटर को जो है वो मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन पैनल के पास रेफ़र किया जा सकता है। तो जो आपके पास मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन पैनल है, ये एससीसीपी के लॉ के तहत एक बना गया है, और इस सेक्शन का पर्पस ये है कि जी एक अगर कमीशन ने ही नोटिस दिया है और कमीशन ही बैठ के हियरिंग कर रहा है, तो जी यहाँ पे एक बायसनेस का मसला आता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जी एक इंडिपेंडेंट मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन पैनल बनाया जाए, वहाँ एससीसीपी अपने सारे एतराज़ात रखे, कंपनी अपने सारे एतराज़ात रखे, और वो मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन पैनल जो है वो इस मामला को देखे। ये हमारे पास है सेक्शन 276। इसकी प्योरली समरी हमारे पास ये है। सेक्शन 277 क्या कहता है? सेक्शन 277 ये कहता है आपसे कि जी अगर कंपनी के इंटरनल कोई मसले चल रहे हैं, कंपनी का मेंबर के साथ कोई मसला चल रहा है, कंपनी का कैडिडेट के साथ कोई मसला चल रहा है, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो जी उसने कहा कि जी एक काम ये करें, अब चूंकि एक पैनल बने गया है सेक्शन 276 के तहत, एक पूरा मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन पैनल बन चुका है, सारी कानून साजी हो चुकी है, तो आपके कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स हैं, चाहे वो मेंबर्स के साथ हो, चाहे वो डायरेक्टर्स के साथ हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स के साथ हो, चाहे वो कैडिडेट्स के साथ हो, तो चूंकि एक चीज़ बन चुकी है तो आए उसका फ़ायदा उठाएं, और अगर आप चाहें तो उन अपने डिस्प्यूट्स को मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन पैनल के पास रेफर कर सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 276 और 277 अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है, म्यूचुअल कंसेंट के वर्ड यूज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे सेक्शन में देखें तो रिटन कंसेंट का वर्ड यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जी अगर मेरा और कमीशन के साथ फड्डा चल रहा है, कंपनी का कमीशन के साथ फड्डा चल रहा है, और फड्डा होने के बाद, कोई डिस्प्यूट होने के बाद, अगर दोनों पार्टीज मुत्तफिक हैं तो मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन पैनल के पास रेफर कर सकती हैं। ये चीज सेक्शन 277 कहता है कि जी अगर आपके कैडिडेट के साथ मसला चल रहा है, तो अगर दोनों पार्टीज रिटन कंसेंट के साथ मेडिएशन कॉन्सिलिएशन पैनल को रेफर करना चाहे तो रेफर कर सकती है। सेक्शन 278 जो आपके पास है, वो आपसे ये कहता है कि जी एक काम ये करें कि आप अपने एग्रीमेंट्स में, अपने क्लॉजेस में एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज डाल देना, ताकि जो भी कल को फ्यूचर डिस्प्यूट हो तो वो आर्बिट्रेशन के तहत, जो आर्बिट्रेशन एक्ट है हमारा, उसके तहत इन मैटर को रिजॉल्व कर लें। तो क्यों बाद में रिटन कॉन्सेंट लेने की जरूरत पड़े? इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये है कि डिस्प्यूट जब आगे जाके अराइज होगा, और एग्रीमेंट जब आप आज कर रहे हैं, तो उस एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज इंसर्ट कर दें आर्बिट्रेशन का, कि जी फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को हम आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रार के पास जाके उसको रेफर कर सकते हैं, और वहां पे आर्बिट्रेशन में अगर आपने करना होगा तो आप मेडिएशन कॉन्सिलिएशन पैनल वगैरह को भी रेफर कर सकते हैं। तो लॉ ने जो यहाँ पे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो हमारे पास मेडिएशन का पूरा टॉपिक है, इसका पहला पार्ट, पहला हिस्सा है सेक्शन 276 से 278, जो कि कंपैरेटिवली बताता है कि अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह है कंपनी और कमीशन के दरमियान, तो मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन पैनल है। कंपनी के इंटरनल मामला हैं, क्रेडिटर के साथ मामला हैं, तो अगर आप चाहें तो मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन पैनल है। और फ्यूचर में अगर इस तरह के कोई डिस्प्यूट्स वगैरह आपको लगता है हो रहे हैं, और आज आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपको लगता है आगे जाके कोई मसले हो सकते हैं, तो आप अपने एग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज इंसर्ट करते हैं। तो कंपैरेटिवली हमारे पास एक सेक्शन आसान और सिंपल है। जो हमारे पास इसका दूसरा एरिया है, सही है, वो हमारे पास है सेक्शन 279 से लेके सेक्शन 285 तक, सही है। ये हमारे पास, आप कह सकते हैं कि जी ये हमारे पास पूरे इस मेडिएशन आर्बिट्रेशन ग्रिड का दूसरा हिस्सा है, विच इज सेक्शन 279 से 285। और इसको मैं कोशिश ये करूंगा, चूंकि मैं उसको ऑलरेडी अपने लेक्चर से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक लॉजिक लिंकिंग के साथ, ड्राफ्टिंग के साथ साइड से कवर करा चुका हूँ, मैं कोशिश ये करूंगा कि इस स्मार्ट लेक्चर के थ्रू थोड़ा सा मैं इसको
एक अच्छे हैंडआउट के थ्रू, स्मार्ट हैंडआउट के थ्रू समराइज करूं ताकि आपके लिए आसानी हो, रिवीजन के लिए आसानी हो। और जितनी ओवर द ईयर्स मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपकी क्वेरीज वगैरह को एड्रेस करी है, वो मैं कोशिश करूंगा कि इन सारी की सारी चीज़ों को अपने इस लेक्चर में आपके साथ एड्रेस करूं। और ये सेक्शन आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड होते हैं, क्या लॉजिक है, इसको मैं मजीद थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा भाई, अगला जो हमारे पास एरिया है ना, मेडिटेशन एडुकेशन, जो पूरी ग्रिड है, इसको मैं सब ग्रिड में डिवाइड कर रहा हूँ। दूसरी सब ग्रिड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, विच इज सेक्शन 279, कॉम्प्रोमाइज विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। अब इसको पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने कर ये रहा हूँ कि मैंने इसको कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के अंदर एलोकेट कर दिया है। सही है, कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के अंदर एलोकेट कर दिया है। तो अगर आप सेक्शन 279 देखें तो मैंने कुछ इसके अंदर हेडिंग्स बना दी हैं ताकि हमें पता चल जाए कि लॉ की इंटरप्रिटेशन का मसला किस जगह पे आ सकता है और कंप्लायंस के मैटर्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ रखें, स्कोप। सेक्शन 279 ट्रिगर कब करेगा मेरे बच्चों? सेक्शन 279 तब ट्रिगर करेगा जब आप अपने क्रेडिटर्स और मेंबर्स के साथ किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं, कोई लेन देन करने जा रहे हैं। सही है, इसकी बहुत सी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस करी। फॉर एग्जांपल हैस्कॉल डिफॉल्ट कर गया तो क्रेडिटर्स के साथ बैठ के उसने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया। सही है, क्रेडिटर को बोला यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तुम करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मैं करती हूँ। इस सेक्शन 279 का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सेक्शन 279 ऐसा नहीं है कि कंपनी वाउंड अप हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही है, अगर एक कंपनी के फॉर एग्जांपल थोड़े से मुश्किल हालात चल रहे हैं या फिर सिनेरियोस चेंज हो रहा है और इस बेसिस पे वो चाह रही है कि जी वो अपनी कंपनी को रीऑर्गेनाइज करे, रीस्ट्रक्चर करे, अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर करे, तो यहाँ पे सेक्शन 279 अप्लाई हो सकता है। सही है प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हैस्कॉल का केस था, तो हैस्कॉल के केस में उसने क्या करा, उसने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, फ्रॉड हो गया, एक काम ये करते हैं मेरे भाई, आओ बैठते हैं और कुछ लेन देन करते हैं, थोड़ा सा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ और मिलजुल के हम एक प्लान बनाते हैं। और इस प्लान ये जो हमारे पास कहलाता है, यहाँ पे आपके पास सेक्शन 279 अप्लाई होता है। अच्छा, सेक्शन 279 की जो सबसे खास बात है वो ये कि जी वो कॉम्प्रोमाइज़ विद क्रेडिटर्स और मेंबर्स दोनों की बात करता है। सही है, दोनों की बात करता है, मतलब मेंबर्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। अगर सेक्शन 279 को हम देखें तो इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप ये है कि जी अगर कॉम्प्रोमाइज़ होने जा रहा है क्रेडिटर्स के साथ या मेंबर्स के साथ। अच्छा, इसमें सबसे खास बात अगर आप लॉ को देखेंगे ना, तो इसमें सबसे खास बात यह है कि ये ट्रिगर कब करेगा? ये ट्रिगर तब करेगा जब कोई एप्लीकेशन दे देगा प्यारे बच्चों। सही है, एप्लीकेशन कौन देगा? एप्लीकेशन कंपनी भी दे सकती है, मेंबर्स भी दे सकते हैं, क्रेडिटर्स भी दे सकते हैं। अगर कंपनी वाउंड अप हो रही है, लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हुआ है, तो लिक्विडेटर भी एप्लीकेशन दे सकता है अगर कमीशन को वही नाजिल नहीं होगी। सही है, यहाँ पे जो कमीशन है उसको वही नाजिल नहीं होगी। अगर इसको एप्लीकेशन लिखी जाए कि जी हम एक कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट में दाखिल होने जा रहे हैं, सही है, तब ये सेक्शन आपका ट्रिगर कर जाएगा। ये ट्रिगर तब करेगा जब एक एप्लीकेशन लिखी जाएगी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करेगा। सेक्शन 279 मैंडेटरी सेक्शन नहीं है। जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो मे का वर्ड यूज़ हो रहा है। सर अगर मे का वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है, अगर आप सेक्शन 279 के सबसेक्शन 1 को देखें तो वो लिखा है कि जी अगर एप्लीकेशन मे का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये क्यों मे का वर्ड यूज़ हो रहा है? और जब मे का वर्ड यूज़ हो रहा है तो बहुत से रिकंस्ट्रक्शन में, रीऑर्गेनाइजेशन में, कॉम्प्रोमाइज़ में क्यों बाकायदा तौर पर कमीशन या कोर्ट के पास रेफर किया जाता है? बच्चों इसके पीछे एक लॉजिक है, और इसकी लॉजिक ये है, जहां हैस्कॉल डिफॉल्ट करा था तो हैस्कॉल की जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स थी, लेट्स से टीएफसी डिबेंचर होल्डर्स, ये टीएफसी होल्डर्स वगैरह जो उनके पास थे, या जो उसने एक सिंक्रोनाइज्ड लोन लिया हुआ था जो सिंडिकेट फाइनेंसिंग कहलाती है, अगर उसने वो फाइनेंसिंग ली हुई है तो वो एक एक क्रेडिटर को तो बैठ के नहीं बोलेगा ना यार तुम इतना कर लो, तुम इतना कर लो, तुम इतना कर लो। तो वो ये कहेगा, वो ये चाहेगा कि यार मैं क्यों ना एक स्कीम बनाऊं और स्कीम के तहत मैं क्रेडिटर को बोलूं कि यार आप मुझे 2 साल का टाइम दो और 2 साल के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, इंटरेस्ट मुझे इतना माफ कर दो या इंटरेस्ट प्रिंसिपल का पार्ट बना दो। ये सारी चीज़ें होने जा रही है। तो बच्चों मैं कोर्ट को रेफर क्यों कर रहा हूँ, कमीशन को रेफर क्यों कर रहा हूँ? कोर्ट या कमीशन को इसलिए रेफर किया जा रहा है बिकॉज अगर ये स्कीम या अरेंजमेंट अप्रूव हो गई बाय द रिक्विजिट शेयर होल्डिंग, जो रिक्विजिट शेयर होल्डिंग हम नीचे पढ़ेंगे, अगर तो वो अप्रूव हो गए मेरे प्यारे, तो उसका फायदा ये होगा, ये सब के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपने बहुत सी कंपनीज का जब ऑडिट किया होगा और एक दो बैंक्स के साथ जब रीस्ट्रक्चरिंग हो रही होती है तो सेक्शन 279 अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, उसने एक बैंक को डिफॉल्ट कर दिया है और बैंक के साथ रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, तो सर ये भी तो कॉम्प्रोमाइज विद क्रेडिटर्स था, तो सेक्शन 279 अप्लाई क्यों नहीं हुआ? सेक्शन 279 मैंडेटरी सेक्शन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मे का वर्ड लिखा हुआ है। सही, अगर आप चाहें तो, अगर तो इसका मतलब जब एक ही क्रेडिटर है तो मैं उसको मनवा लूंगा यार, सही है, और अगर वो मानेगा तो उसी ने मानना है, उसके इंप्लीकेशन को मैंने बकिया क्रेडिटर्स के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करना, बकिया क्रेडिटर से मैंने नहीं मनवाना। तो यहाँ पे जाके बहुत सी कंपनी से जब हम ऑडिट करते हैं और नॉर्मली जब बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो सेक्शन 279 अप्लाई नहीं हो रहा होता। ये स्कोप क्लियर करेगा प्यारे बच्चों, सही है। अच्छा, तो पहली चीज तो हमारे सामने स्कोप हो गई।
अगली चीज़, ये सेक्शन ट्रिगर कब करेगा? जब ऊपर कोई एप्लीकेशन लिखेगा। समझ आ रही है? जब एप्लीकेशन लिखी जाएगी, ये एप्लीकेशन किसको लिखी जाएगी? ये कमीशन को लिखी जाएगी। लेकिन सेक्शन 285 जब हम पढ़ेंगे तो इसमें पता चल जाएगा हमें कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज ऐसी है जहाँ पे वो एप्लीकेशन कोड को लिखनी होगी। सर क्या एप्लीकेशन कमीशन या कोड को देने के लिए कोई रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है? द आंसर इज नो। इसका मतलब है मेरे पास 2 रुपए की भी शेयर्स है ना, या मेरे पास 2 रुपए का भी क्रेडिटर्स है, तो मैं जाके एप्लीकेशन लिख सकता हूँ रिक्विजिट शेयर होल्डिंग। वरना नॉर्मली जो हम सेक्शन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि जी आपके पास 1/10 होनी चाहिए तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रिक्विजिट शेयर होल्डिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। मैं तभी आपसे कह रहा हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से आपके सामने थोड़ा सा और समराइज करके पढ़ा रहा हूँ। सर ये अथॉरिटी किसके पास होगी? ये जो आप, तो सर चूंकि आप एप्लीकेशन कमीशन को लिख रहे हैं या कोड को लिख रहे हैं तो अथॉरिटी भी उनके पास होगी। तो सर जब अथॉरिटी इनके पास होगी तो वो अथॉरिटी क्या एक्शन लेगी? सर वो एक्शन क्या लेगी प्यारे बच्चों? वो अथॉरिटी ये एक्शन लेगी कि वो जो कमीशन है या जो कोर्ट है वो एक मीटिंग कॉल करेगा। ये जो मीटिंग कॉल की जा रही है ये कमीशन और कोर्ट की तरफ से कॉल की जा रही है प्यारे बच्चों। सही है? कंपनी और क्रेडिट्स दरमियान कोई कॉम्प्रोमाइज होने जा रहा है और ये मीटिंग की जो कॉल दी है ये कमीशन ने दी है। सही? बिकॉज कमीशन को खत लिखा गया था तो ये कमीशन मीटिंग की कॉल देगा। तो सर मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मीटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये जो आपने कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बनाया है, ये जो स्कीम और अरेंजमेंट बनाई है, इसकी अप्रूवल चाहिए भाई मुझे। सर अगला सवाल है, जब भी मीटिंग का लफ्ज आता है तो मीटिंग के साथ साथ नोटिस का वर्ड भी आता है, तो सर इसके नोटिस के ऊपर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों खुदा का वास्ता है सुन ले, बड़ी ज़बरदस्त लिंकिंग सिखा रहा हूँ। जो यहाँ पे मीटिंग कॉल की जाएगी तो जो नोटिस होगा, तो नोटिस के जो सेक्शन हमने मीटिंग से पढ़े तो वो तो अप्लाई होंगे ही होंगे, बट चूंकि ये एक स्पेशलाइज सिनेरियो है तो नोटिस की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे सेक्शन 281 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिंकिंग देखूँ तो सेक्शन 279 की जो नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए सेक्शन 281 ट्रिगर कर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सही है? सर अब मीटिंग हो चुकी है तो मीटिंग का जो नोटिस जाएगा, जो मीटिंग का नोटिस जाएगा वो किस हिसाब से जाएगा? जो मैंने मीटिंग के सेक्शन में आपको प्रोविजन ऑफ मीटिंग्स एंड नोट्स पढ़ाए थे वो जाएंगे, वोट्स पढ़ाए थे वो आपके पास अप्लाई होंगे और सेक्शन 281 भी आपके पास अप्लाई होगा। प्यारे बच्चों आज मीटिंग का दिन है तो सर मीटिंग में एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, हेस्कॉल ने एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पेश करी है अपने क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को। सही है? के इलेक्ट्रिक नहीं है उसमें एसएसजीसी नहीं है, उसमें ये वापडा वाले नहीं है, उसमें ये पीटीसीएल वाले नहीं है, उसमें ये सिक्योरिटी गार्ड वाले नहीं है, ये क्रेडिटर्स नहीं है प्यारे। एक क्लास ऑफ क्रेडिटर्स उन्होंने बनाया कि भाई ये हमारा लोन है, ये चीज़ें हैं, आए बैठ के इसके ऊपर एक मैंने स्कीम बनाई है, आए इसको बैठ के अप्रूव करता है। अगर उस स्कीम की अप्रूवल का क्राइटेरिया क्या होगा? क्या वो स्कीम स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होगी? द आंसर इज नो। चूंकि यहाँ पर क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई गई है आपने, या इवन मेंबर्स की मीटिंग भी बुलाई गई है, तो यहाँ पे जो लॉ है प्यारे बच्चों वो है 3/4 का। सही है? मेजॉरिटी और 3/4। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो वोटिंग होगी वो वोटिंग आपने करनी है। अगर इस स्कीम और अरेंजमेंट को मेजॉरिटी लोगों ने पास कर दिया, अप्रूव कर दिया और उनके पास जो वैल्यू है वो 3/4 वैल्यू है टोटल क्रेडिटर्स की। सही है? तो इसका मतलब है वो स्कीम पास हो जाएगी। अब इसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशन है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक हेस्कॉल के टोटल क्रेडिटर्स 1000 हैं। सर 1000 का 3/4 लूँगा? नहीं सर, इस 1000 में से मैंने कहा कि ये जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं 100 रुपये के, जो बैंक्स वगैरह से मैंने लोन लिया हुआ है, सिंडिकेटेड लोन लिया हुआ है, सही है, या जो मेरे टीएफसी होल्डर्स हैं ये 100 रुपये के हैं, इनके साथ मैंने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट करना है। तो इसका मतलब है टोटल वैल्यू जो है 1000 रुपये नहीं निकलेगी। जिनके लिए आपने मीटिंग कॉल करी है वो 100, इस मीटिंग में के इलेक्ट्रिक वाले एसएसजीसी वाले नहीं आ रहे होंगे बिकॉज उनके साथ आपने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट नहीं करना है। जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है उनके साथ, तो सर वो कितना है? वो है 100। सर जब वो 100 है तो 100 का 3/4 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 75 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने ये अप्रूव करना है वो 3/4 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे लॉ कहता है कि यार 75% तो क्रेडिटर इसका नेशनल बैंक है और कंपनी के टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स फॉर एग्जाम्पल 10 है। कंपनी का टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स 10 है और टोटल क्रेडिटर्स की वैल्यू 100 है। तो 100 का 3/4 जो बनता है वो 75 बनता है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 76 का लोन दिया हुआ उसने। तो क्या ये स्कीम अप्रूव हो जाएगी? यहाँ पे लॉ कहता है कि नहीं। माइनॉरिटी क्रेडिटर्स का क्या होगा भाई? तो जो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स हैं वो 10 है, तो 10 की मेजॉरिटी बनती है 6। तो 6 लोगों ने इसको अप्रूव करना है और जो अप्रूव की वैल्यू होगी, 6 लोगों के पास जो होल्डिंग होनी चाहिए, जो क्रेडिटर्स की वैल्यू होनी चाहिए वो 3/4 होनी चाहिए। तो आपके पास स्कीम और अरेंजमेंट प्यारे बच्चों पास हो जाएगी।
क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर जो भी ये वोटिंग वाला सेक्शन है, इसकी बेतहाशा इंटरप्रिटेशन है। सिंध हाई कोर्ट ने इस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल डिफरेंटली करी है, सही है, बिल्कुल डिफरेंटली करी भी है। लेकिन आई कैप ने समर 21 में जो सवाल पूछा था, तो उसने आई कैप ने इस इंटरप्रिटेशन के साथ इसको लेके चला है कि जी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपने देखने हैं जिसके लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बुलाई गई है, जो इंटाइटल्ड है उस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट वोट करने के लिए, तो उनकी कैंडिडेट्स की वैल्यू कितनी बनती है और वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना है, उसका आपने 3/4 मेजोरिटी आपने निकालना है। तो नंबर्स का आपने मेजोरिटी निकालना है, वैल्यू का आपने 3/4 निकालना है। अच्छा सर, अब एक सेक्शन आता है कंडीशन का। अब ये कंडीशन का जो सेक्शन है, ये एप्लीकेशन जो हमने ऊपर भेजी थी प्यारे बच्चों, ये उससे लिंक्ड है। जब कोई शख्स कंपनी मेंबर्स क्रेडिटर्स कमीशन को खत लिखेगा तो कमीशन मीटिंग की कॉल देगा। तो मीटिंग की कॉल देने से पहले और ये जो खत लिखा गया है, तो खत के साथ कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपने कंप्लाई करना होगा। भाई आप कमीशन को ये कहें कि प्लीज़ मुझे मीटिंग कॉल करने दे, तो कमीशन के पास कोई कुछ होना तो चाहिए ना, कोई डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे वो कहे कि हाँ जी क्या। तो आपने जो एप्लीकेशन कमीशन को लिखेंगे तो इस एप्लीकेशन के साथ कुछ कंडीशंस अटैच्ड है, तो इस एप्लीकेशन के साथ कुछ चीज़ें आपने कमीशन को डिस्क्लोज करनी होंगी प्यारे बच्चों। और वो क्या चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी होंगी, वो आपने एफिडेविट देना होगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बतानी होगी, ऑडिटर्स की रिपोर्ट लेटेस्ट अकाउंट के ऊपर, ऑडिटर्स की रिपोर्ट लेटेस्ट अकाउंट के ऊपर वो बतानी होगी, और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स अभी तक पेंडिंग है, ये सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन के साथ आपने कमीशन को प्रोवाइड करनी होगी। तभी कमीशन जो है वो मीटिंग की कॉल देगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों जहां वोटिंग हो जाएगी और सैंक्शन अप्रूव हो गया उस होल्डिंग के हिसाब से, तो कमीशन जो है वो उस स्कीम और अरेंजमेंट को सैंक्शन कर देगा। सैंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो बकिया 4 क्रेडिटर जो कि एग्री नहीं कर रहे थे, या जो बकिया 4 क्रेडिटर जिनके पास 25 या 24 रुपए की वैल्यू आ रही थी, अब ये उनके ऊपर भी बाइंडिंग हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि हम क्यों कोर्ट के पास जाते हैं, हम क्यों कमीशन के पास जाते हैं, ये वो रीजन है प्यारे बच्चों। सेक्शन 279 के बाद प्यारे बच्चों मूव करते हैं हम सेक्शन 280 में, और कोशिश करते हैं कि जो हमने हेडिंग्स लिख दी हैं उन्हीं हेडिंग्स के साथ साथ चीज़ों को कवर करें। सेक्शन 280 आपका कब अप्लाई होगा, इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप सेक्शन 279 ही है प्यारे बच्चों, बराबर में देख ले मैंने सेम रखा हुआ है, सही है। क्या मतलब इसका कि सेक्शन 279 का ही पल्लू है, सही है, ये सेक्शन 279 के साथ ही अप्लाई होगा। और यहाँ पे सेक्शन 280 आपसे क्या कहता है, पावर ऑफ कमीशन टू इन्फोर्स कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। भाई कमीशन की अथॉरिटी, कमीशन को खत लिखा गया, कमीशन को एफिडेविट दी गई, कमीशन के बारे में सारा कुछ बताया गया, और वो मीटिंग अप्रूव हो चुकी है, और कमीशन ने अगर कोई सैंक्शन कर दिया है, उस स्कीम और अरेंजमेंट को सैंक्शन कर दिया है, तो कमीशन के पास ये पावर है कि उस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को इन्फोर्स भी कर सकता है। यहां तक उसके पास पावर दी है, सिर्फ ऑर्डर दे के कमीशन साइड में नहीं बैठ जाएगा, कमीशन के पास ये पावर है कि उसको इन्फोर्स भी कर सकता है। तो सेक्शन 280 सेक्शन 279 का पल्लू है प्यारे बच्चों, सही है, सेक्शन 280 सेक्शन 279 का पल्लू है। ये कब ट्रिगर करेगा, सेक्शन 279 का पल्लू है उसी के साथ ट्रिगर करेगा। सेक्शन 280 किसके ऊपर अप्लाई होता है, किसके पास अथॉरिटी, कमीशन के पास अथॉरिटी। और कमीशन यहाँ पे क्या एक्शन ले सकता है, सेक्शन 279 में कमीशन क्या एक्शन ले रहा था, मीटिंग कॉल कर रहा था, सैंक्शन कर रहा था। यहाँ पे कमीशन क्या एक्शन लेगा प्यारे बच्चों, गिव डायरेक्शन रिगार्डिंग द सैंक्शनिंग ऑर्डर इफ नॉट वर्क सेटिस्फैक्टरली, वाइंडिंग अप ऑर्डर। तो जो सैंक्शन कमीशन, जो सैंक्शन उसने सेक्शन 279 के तहत दिया था, उससे रिलेटेड वो डायरेक्शन दे सकता है सेक्शन 280 में कि उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। और अगर उसको लगता है कि यार ये सैंक्शन नहीं हो पाएगा, मसले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो वो कंपनी को वाइंडिंग अप ऑर्डर का भी ऑर्डर दे सकता है। यहाँ पे सेक्शन 280 में उसके पास पावर रखी गई है प्यारे बच्चों। और कॉम्प्रोमाइज़ विद क्रेडिटर्स और मेंबर्स किया ही इसलिए जाता है कि भाई देखो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, अपने अपने हिस्से के ले लो जो लेना है, आओ एक काम ये करते हैं यार कि रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, कंपनी चलाते हैं, तो मैं तुम्हारा पैसा भी सारा मिल जाएगा, ये तो मेरा कोई मसला नहीं है यार, मैं तो कंपनी वाइंड अप कर दूंगा, फिर देख लेना नेट एसेट में जितना मिलता है जितना नहीं मिलता, सही है। तभी यहाँ पे ये सेक्शन रखा गया ताकि कंपनीज बंद होना ना स्टार्ट हो, एटलीस्ट चलना स्टार्ट हो जाए। और उस सेक्शन जो कमीशन ने सैंक्शन किया था स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जो कि सारी कंडीशन अगर पूरी हो चुकी है, अप्रूव हो चुका है, तो सेक्शन 280 में उसके पास ये राइट है कि वो उससे रिलेटेड डायरेक्शंस भी दे सकता है कि जी इसको इस तरीके से करें। और अगर उसको लगता है कि जी ये नहीं हो पाएगा तो फिर वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर कर देगा। ये आपके पास है प्यारे बच्चे सेक्शन 280। अच्छा मेरे भाई, सेक्शन 281 क्या है भाई, तो सेक्शन 279 पढ़ लिया, 279 के साथ एक और चीज़ है 280 जो कि आगे की बात करता है कि अगर कमीशन ने सैंक्शन कर दिया है तो 280 अप्लाई होगा। और सेक्शन को डायरेक्शंस देने के लिए सेक्शन 280 में कमीशन को पावर दी गई है कि वो कर सकता है। सेक्शन 281 जो आपका है वो नोटिस का है, सही है, वो नोटिस का है।
इन्फॉर्मेशन एज टू कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विद क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। सही है, तो नोटिस के साथ क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड हमारे पास सेक्शन 281 है। कमीशन को क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी वो अलग चीज़ थी, सही है, कमीशन के पास, और जो क्रेडिटर्स को नोटिस जाएगा उसके साथ क्या इन्फॉर्मेशन अटैच होगी, ये सेक्शन 281 है। ये भी सेक्शन 279 का पल्लू ही है प्यारे बच्चों, सही है, सेक्शन 279 का पल्लू है जो कि आपसे, अच्छा ये ट्रिगर कब करेगा, सारी चीज स्कोप क्या है, सेक्शन 279 ट्रिगर कब करेगा, जब एक कमीशन ने मीटिंग की कॉल दे दी, जब मीटिंग की कॉल दे दी है सेक्शन 279 के तहत, तो इसका मतलब है मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को, और उसके लिए नोटिस जाएगा, सही है, और जब उसके लिए नोटिस जा रहा होगा तो नोटिस में क्या जाएगा, नोटिस के साथ क्या जाएगा, तो जो प्रोविजन एज टू मीटिंग एंड वोट्स है वो तो सारे के सारे अप्लाई होंगे, जो हमारे पास मीटिंग के प्रोविजन के थे सेक्शंस वो सारे के सारे अप्लाई होंगे, लेकिन सेक्शन 281 भी अप्लाई होगा, और सेक्शन 281 में कहता है विद एवरी नोटिस टर्म्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की टर्म्स क्या है भाई, ये तो बताओ क्रेडिटर को, नेशनल बैंक को बताओ तो भाई तुम्हारे इतने पैसे रहते हैं और इतने दूंगा मैं, अलबर्का बैंक को बताओ तो कि भाई ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, सही है, तो सारी की सारी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है बच्चों वो बतानी पड़ेंगे आपको, उसके इफेक्ट बताने पड़ेंगे। अगर कोई डायरेक्टर का मटेरियल इंटरेस्ट है तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब ये डायरेक्टर का मटेरियल इंटरेस्ट क्यों रखा है, बिकॉज अगर आप सेक्शन पढ़े तो वो लिखा हुआ है कॉम्प्रोमाइज विद क्रेडिटर्स और मेंबर्स, तो बहुत से मेंबर्स का कॉम्प्रोमाइज ऐसे होते हैं कि भाई आप हम इस कंपनी के शेयर्स को है ना दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं, सही है, तो भाई जब दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करें तो उस दूसरी कंपनी में डायरेक्टर का क्या इंटरेस्ट है, भाई इन सारी चीज़ों में डायरेक्टर को क्या फ़ायदा होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्टर के इंटरेस्ट को भी डिस्क्लोज करना होगा, सही है, तो भाई सिंपल सी बात है, नोटिस में क्या जाएगा भाई, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, और इसमें डायरेक्टर्स का क्या इंटरेस्ट है। सेक्शन 281 प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे खत्म, जो कि नोटिस का है, और सेक्शन 279 का ही पल्लू है। बच्चों आए मूव करते हैं सेक्शन 282 में। सर सेक्शन 282 क्या है बच्चों, सेक्शन 282 भी सेक्शन 279 का पल्लू है, लेकिन सेक्शन 279 में जो कि वर्ड यूज हो रहा है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, तो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, यहाँ पे जो अरेंजमेंट का वर्ड है, इस अरेंजमेंट में एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है कि कंपनीज आपस में अमलगमेट हो सकती है, सही है, अगर इस तरह की कोई अरेंजमेंट होने जा रही है, अगर इस तरह की अरेंजमेंट कोई होने जा रही है, कोई अमलगमेशन होने जा रही है, कोई रिकंस्ट्रक्शन होने जा रही है, कोई डिवीजन होने जा रही है, जो कि सेक्शन 279 के तहत ही हो रही है, तो यहाँ पे सेक्शन 282 की रिक्वायरमेंट भी अप्लाई हो जाएगी। और इसके लिए मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी थी टाटा की, और मैंने टाटा के एग्जांपल में मैंने आपको सारा पढ़ाया था कि उसने जो कोर्ट को एप्लीकेशन लिखी थी सेक्शन 279 का भी तस्करा करा था, सेक्शन 282 का भी तस्करा करा था उसने, सही है, तो अगर कोई ऐसी स्कीम और अरेंजमेंट होने जा रही है जिसके तहत कोई कंपनी आपस में अमेलगमेट होने जा रही है, डिवाइड होने जा रही है, रिकंस्ट्रक्ट होने जा रही है, तो सेक्शन 282 की रिक्वायरमेंट से भी आपने कंप्लाई करना पड़ेगा। सर इस सेक्शन का स्कोप क्या है, रिकंस्ट्रक्शन, डिवीजन और अमेलगमेशन। सर ये सेक्शन ट्रिगर कब करेगा बच्चों, सेम है वैसे ही ट्रिगर करेगा जैसे सेक्शन 279 ट्रिगर करा है, तभी 282 इस दुनिया में आएगा, तभी मैं आपसे कह रहा हूं ये इसका तीसरा पल्लू है प्यारे बच्चों, सही है, कोई रिक्विजिट शेयरहोल्डिंग नहीं, क्योंकि सेक्शन 279 में जब रिक्विजिट शेयरहोल्डिंग नहीं है तो जितने भी सेक्शन 279 के पल्लू होंगे उनके लिए रिक्विजिट शेयरहोल्डिंग नहीं होगी। सर अथॉरिटी किसके पास होगी, ऑब्वियसली प्यारे बच्चों कमीशन या कोर्ट के पास होगी, बिकॉज सेक्शन 279 से चलता हुआ आ रहा है सेक्शन। सर यहाँ पे एक्शन क्या होगा, कमीशन में ऑर्डर द क्रेडिटर्स और मेंबर्स मीटिंग और कमीशन विल कॉल अ मीटिंग, सही है, तो कमीशन के यहाँ पे अथॉरिटी क्या होगी, यहाँ पे एक्शन क्या होगा, सेम एक्शन होगा जो हमने सेक्शन 279 में पढ़ा था कि जी कमीशन साहब जो है वो एक मीटिंग की कॉल दे देंगे कि जी एक मीटिंग कॉल की जाए, तो बच्चों जब मीटिंग की कॉल दी जाएगी तो अगेन मीटिंग के साथ नोटिस का वर्ड आता है, तो सर यहाँ अगर आपकी अमलगमेशन होने जा रही है, जो मैंने आपको टाटा की एग्जांपल दी थी, अगर कंपनी से अमलगमेट होने जा रही है तो इस केस के ऊपर सेक्शन 281 तो अप्लाई होगा ही होगा, अगर वो रेलिवेंट है तो अप्लाई होगा, अगर वो रेलिवेंट है तो 281 भी अप्लाई होगा, जो आपके प्रोविजन एज टू मीटिंग एंड वोट्स हैं वो सेक्शन भी अप्लाई होंगे, प्लस अगर ये रिकंस्ट्रक्शन, अगर ये स्कीम या ये कॉम्प्रोमाइज या ये अरेंजमेंट जिसके अंदर ये अमलगमेशन वगैरह इन्वॉल्व हो रही है जिसकी वजह से सेक्शन 282 ट्रिगर कर रहा है, तो बच्चों यहाँ पे नोटिस की कुछ मजीद रिक्वायरमेंट आ गई है, सही है, तो अब मीटिंग अगर आपकी होगी तो आपने सिर्फ डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट नहीं बताना है, आपने ये इसके मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताना है जो सेक्शन 281 में पढ़े, बल्कि आपने इससे रिलेटेड चूंकि अमलगमेशन होने जा रही है तो आपने 4-5 चीजें और बतानी है शेयर मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को। वो क्या है भाई, सबसे पहली है ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड टर्म, तो सेक्शन 281 में तो ऑलरेडी कवर हो गया, वो भी कहता था टर्म्स, यहाँ भी वो कहता है टर्म्स, सही है, तो ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड टर्म, कंफर्मेशन दैट द ड्राफ्ट स्कीम फाइल टू रजिस्ट्रार, सही है, ये आपने कंफर्मेशन देनी होगी कि अपने नोटिस में लिखना होगा कि रजिस्ट्रार को हम ये फाइल कर चुके हैं। स्वैप रेशियो,
देखिए टाटा के केस में मसला था क्या, टाटा के केस में मसला ये था कि एक शेयर होल्डर था जो कि सेल्फी टेक्सटाइल मिल्स का शेयर होल्डर था, सही है। अब सेल्फी टेक्सटाइल मिल्स जो है वो टाटा टेक्सटाइल के साथ मर्ज होने जा रही है, तो वो जो शेयर होल्डर है जिसने सेल्फी टेक्सटाइल के शेयर्स खरीदे थे, अब उसको टाटा टेक्सटाइल के शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो भाई स्वैप रेशियो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 4 शेयर्स है मेरे पास, तो 4 शेयर्स के मध्य में मुझे टाटा टेक्सटाइल के कितने शेयर्स मिलेंगे, चूंकि प्योरली बात कर रहा है अमेलगमेशन की, डिवीजन की, प्यारे बच्चों, तो एक स्वैप रेशियो की भी कैलकुलेशन यहाँ पे होनी चाहिए। उसके साथ एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया था, जो हमने एक्सपर्ट की पूरी रिपोर्ट थी, केपीएमजी ने उसकी वैल्यूएशन करी थी। पर उसके साथ ऑडिटर्स की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि 180 दिन से ज़्यादा आउटडेटेड नहीं होने चाहिए। प्लस मैंने अपने आंसर में लिखा हुआ है सेक्शन 281 भी अप्लाई होगा, और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करते हैं जो हमारे प्रोविजन एज टू मीटिंग इन वोट्स हैं वो भी अप्लाई होंगे, प्यारे बच्चे, सही है। तो यहाँ हमारे पास इसमें नोटिस के साथ आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। सर इसमें जो ये अमलगमेशन होने जा रही है तो इसकी वोटिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, प्यारे बच्चों, जब ये है ही सेक्शन 279 का पल्लू, तो सेक्शन 279 वाला ही अप्लाई होगा, सही है। वही 3/4 आपने लेना होगा, वही मेजॉरिटी आपने लेना होगा, और उसी तरीके से आपने इस देखना होगा कि क्या ये स्कीम उस तहत पास हुई है या फिर नहीं हुई। सर सेक्शन 279 में जब स्कीम पास हो जाती थी तो कमीशन के पास, फिर कमीशन क्या करता था, कमीशन कहता था सैंक्शन, सही है, ये स्कीम अरेंजमेंट को मैं सैंक्शन करता हूँ, ये सबके ऊपर बाइंडिंग है। सर सेक्शन 282 में क्या होगा, कमीशन सैंक्शन तो करेगा उस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को, सेक्शन 279 का पल्लू है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे जो कमीशन करेगा वो ये करेगा, चूंकि कंपनी अमेलगमेट हो गई है, मर्ज हो गई है, तो यहाँ पे कमीशन जो है may make the provision regarding transfer of assets, सेल्फी टेक्सटाइल के एसेट्स अब टाटा टेक्सटाइल में ट्रांसफर हो जाएंगे, ये एक पास करेगा। अलॉटमेंट ऑफ एनी शेयर्स, इसके शेयर्स अब जाके उसके पास शेयर होल्डर को ये शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। कंटिन्यूएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, सेल्फी टेक्सटाइल की जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स थी वो सारी की सारी टाटा टेक्सटाइल में ट्रांसफर हो जाएंगी। और डिसोल्यूशन, और अब सेल्फी टेक्सटाइल को मैं डिसोल्यूट करता हूँ विदाउट वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी को वाइंडिंग अप के सेक्शन अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे, एससीसीपी के तहत उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, प्यारे बच्चों, सही है। तो समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपके सामने तभी एक ब्रॉड चार्ट, तभी मैं उसको स्मार्ट लेक्चर कह रहा हूँ, स्मार्ट क्लास कह रहा हूँ, ताकि इसके थ्रू मैं समझ सके हम कि कौन कौन से सेक्शन आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, कौन कौन से रिक्वायरमेंट मजीद अप्लाई हो जाएंगी। और अगेन ये सेक्शन भी प्यारे बच्चों सबके ऊपर बाइंडिंग होगा, अगर ये लॉ, अगर ये सैंक्शन, अगर ये स्कीम जो है ये सैंक्शन हो जाएगी। अगली चीज हम पढ़ते हैं सेक्शन 283, वो आपसे कहता है नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 279 एंड 282। अब वो यहाँ पे ये कहता है कि लॉ ने, देखिए लॉ कितना खूबसूरत है, लॉ कहता है कि जी आपने कंपनी को कहा है कि जी आपने एप्लीकेशन किसको लिखनी है, कमीशन को लिखनी है, कोर्ट को लिखनी है, सही है। अब चूंकि एप्लीकेशन आपने कमीशन या कोर्ट को लिखी है तो वो जो एप्लीकेशन है वो कमीशन के पास मौजूद है। बच्चे तो ये सेक्शन आपका कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये सेक्शन कमीशन के ऊपर अप्लाई होता है। और कमीशन को ये कहा गया है कि भाई आपके पास जो एप्लीकेशन आई है ना, तो खुदा का वास्ता है कि जो आपका रजिस्ट्रार हो ना उसको आपने फॉरवर्ड करनी है, सही है, कमीशन साहब आपने फॉरवर्ड करनी है एप्लीकेशन, और रजिस्ट्रार को भी आपने अपने लूप में रखना है, सही है। उससे पूछना है, क्या पता उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन हो, उसकी रिजर्वेशन हो, तो वो आपने कंसीडर करनी है बिफोर गिविंग एनी डिसीजन, प्यारे बच्चों, सही है। तो सेक्शन 283 लॉ अपने ऊपर ही रख रहा है, ये कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। बच्चों अगली जो हमारे पास सेक्शन है वो है सेक्शन 284, और यहां पे वो कहता है अमेलगमेशन ऑफ होली ओन्ड सब्सिडीज इन द होल्डिंग कंपनी, सही है। यहां पे आप समझे, यहां पे लॉ आपसे कह रहा है, ये है तो सेक्शन 279 का पल्लू ही, लेकिन ये जो पल्लू है ना बड़ा लाडला, ये बड़ा ही एक आप यूं कह लें कि जी लाडला बच्चा है, सही है। चूंकि लाडला बच्चा है तो इसके ऊपर सेक्शन 279 की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होंगी। कब अप्लाई नहीं होंगी, अगर अमलगमेशन होने जा रही है या कोई मर्जर होने जा रहा है और वो होली ओन्ड सब्सिडीज है, सही है, 100% शेयर होल्डिंग है, सही है। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होता, एक पेरेंट कंपनी है उसकी 2 सब्सिडीज है, सही है। अगर इस तरह की कोई चीज़ होने जा रही है जहाँ पेरेंट कंपनी की 100% होल्डिंग वहाँ पे मौजूद है और उन 2 कंपनीज को वो आपस में मर्ज करने जा रहे हैं, तो इस केस के ऊपर वो कहता है कि जी सेक्शन 279 की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। तो सेक्शन 279 से जब सेक्शन 279 अप्लाई नहीं होगा तो मतलब 280 भी अप्लाई नहीं होगा, 280 अप्लाई नहीं होगा तो मतलब 281 भी अप्लाई नहीं होगा, 281 भी अप्लाई नहीं होगा तो मतलब 282 और 283 कोई भी सेक्शन आपका अप्लाई नहीं होगा अगर होली ओन्ड सब्सिडीज की अमलगमेशन होने जा रही है, प्यारे बच्चों, सही है। तो मेरे बच्चों सेक्शन 284 का स्कोप क्या है, सेक्शन 284 का स्कोप है अमलगमेशन ऑफ होली ओन्ड सब्सिडीज प्लस 2 और मोर कंपनीज होली ओन्ड बाय द सेम पर्सन। सेक्शन 279 से 282 विल नॉट अप्लाई। ये ट्रिगर कब करेगा, जब आप होली ओन्ड सब्सिडीज को आपस में अमलगमेट कर रहे हैं, सेक्शन 284 तब ट्रिगर करेगा, सही है। इसके लिए कोई रिक्वेस्ट होल्डिंग कुछ नहीं, प्यारे बच्चों। अथॉरिटी किसी के पास अथॉरिटी नहीं, कंपनी खुद कर सकती है, सही है। कमीशन के पास नहीं जाना, कोर्ट के पास नहीं जाना, तभी तो वो कह रहा है 279 से 282 अप्लाई नहीं होगा। एक्शन क्या होंगे भाई यहाँ पे, तो सेक्शन 279 से 282 कंप्लाई, मतलब कमीशन और कोर्ट के मुंह नहीं लगना। अगर आपने मुंह नहीं लगना तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर आपने इससे कंप्लाई कर लिया तो अब आपको कमीशन और कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, प्यारे बच्चों। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है
कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अप्रूव बाय द बोर्ड, दोनों बोर्ड, दो कंपनीज जो अमेलगमेट होने जा रही हैं, दोनों के दोनों बोर्ड ने ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अप्रूव कर दें। शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी विल बी कैंसिल। प्यारे बच्चों, अगर एक कंपनी आपस में मर्ज होने जा रही है तो उसके जो शेयर्स होंगे वो ऑब्वियसली बात है आपको कैंसिल करने पड़ेंगे। और बोर्ड सेटिस्फाई करे कि ट्रांसफरी कंपनी, जिसके पास एक कंपनी अमेलगमेट होने जा रही है, मर्ज होने जा रही है, विल पे इट्स डेट फॉल ड्यूरिंग द 1 ईयर। सही है। सब्सिडरी के जो क्रेडिटर्स थे वो तो अलग थे ना प्यारे बच्चों। अब आप उसको मर्ज कर रहे हो ऊपर वाले के साथ, तो क्या ऊपर वाली कंपनी इतनी लॉसेस में है, इतनी लॉसेस में है कि उसको तो बेचारे वो अपने क्रेडिटर को पैसे नहीं दे पा रही, तो अब इन क्रेडिटर कैसे देंगी? तो आपने ये बताना है, बोर्ड सेटिस्फाई करे कि ट्रांसफरी कंपनी विल पे इट्स डेट फॉल ड्यूरिंग 1 ईयर। जितने भी डेट्स होंगे वो सारे के सारे हम पे कर देंगे। अगर ये 3 कंडीशन पूरी कर लेते हैं आप, तो सेक्शन 279 से 282 को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। सेक्शन 282 भी अमेलगमेशन का है, सेक्शन 284 भी अमेलगमेशन का है। सही है। अगर अमेलगमेशन हो रही है तो इसका मतलब है, अगर अमेलगमेशन हो रही है इसका मतलब है सेक्शन 279 से, तो सेक्शन 279 से लेके 281 तो अप्लाई होंगे। अगर अमेलगमेशन में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वगैरह भी मौजूद है तो सेक्शन 282 भी अप्लाई होगा। अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर मौजूद नहीं है, होली ओन्ड सब्सिडीज है प्यारे बच्चों, तो सेक्शन 279 से लेकर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ सेक्शन 284 अप्लाई कर लीजिएगा। और वहाँ कंपनी अगर इन 3 कंडीशन को पूरी कर लेगी तो सेक्शन 279 से लेकर 284 अप्लाई, सेक्शन 279 से लेकर 283 तक अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब है कोर्ट और कमीशन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जब है ही होली ओन्ड सब्सिडी प्यारे, तो 3/4 वगैरह कहाँ से अप्लाई करोगे? और एक और कंडीशन ये है, जब ये अमेलगमेशन आप करने जा रहे हैं तो 21 दिन पहले आपने क्रेडिटर्स को इस बात के बारे में इन्फॉर्म करना है, उनको नोटिस देना है कि जी मैं कंपनीज को आपस में अमेलगमेट करने जा रहा हूँ, मेरी सब्सिडीज है ना, मैं अमेलगमेट करने जा रहा हूँ, क्या फ़र्क है आपको? बच्चों अगले सेक्शन में आते हैं विच इज़ सेक्शन 285। सही। तो सेक्शन 279 से लेके 285 तक जो हमारे पास है, मैंने आपसे कहा ये दूसरी सब ग्रेड है। सही। पहली सब ग्रेड 276 से 278 था, एक सेपरेट आइसोलेटेड सेक्शंस थे। 279 से लेके 285 ये हमारे पास एक सेपरेट ग्रेड है। और अगर हम देखें तो सेक्शन 285 क्या है बच्चों? सेक्शन 285 भी सेक्शन 279 का पल्लू है। खुदा का वास्ते समझने की कोशिश करेगा, सेक्शन 285 भी सेक्शन 279 का पल्लू है। और ये सेक्शन आपसे कहता क्या है? ये सेक्शन आपसे कहता है कि जी अगर कोई स्कीम और अरेंजमेंट सेक्शन 279 के तहत हो रही थी और उसमें शेयर्स ट्रांसफर हो रहे थे, सही है कि स्कीम और अरेंजमेंट जिसके तहत शेयर्स ट्रांसफर हो रहे थे, अगर तो शेयर्स ट्रांसफर हो रहे थे स्कीम और अरेंजमेंट के तहत, तो ये जो सेक्शन 285 है ये बाद में अप्लाई होगा। पहले सेक्शन 279 से लेके जो आगे 284 तक सेक्शन है वो अप्लाई होंगे, सारा का सारा मामला उसी तहत चलेंगे। सेक्शन 285 सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का सेक्शन है प्यारे बच्चों। सही है। इसको खुदा का वास्ते समझने की कोशिश करेगा। ये है सेक्शन 270। अगर कोई स्कीम और अरेंजमेंट ऐसी होने जा रही है जिसमें कंपनी ए कंपनी बी के शेयर्स को एक्वायर करने जा रही है, सही, कंपनी ए कंपनी बी के शेयर्स को एक्वायर करने जा रही है, तो सेक्शन 279 ही अप्लाई होगा। समझ आ रही है मेरे पास? सेक्शन 279 ही अप्लाई होगा। सेक्शन 280 भी अप्लाई होगा, 281 भी अप्लाई होगा, 282 भी अप्लाई होगा, 283 भी अप्लाई होगा, 284 भी अप्लाई होगा। सही है। सेक्शन 285 कब अप्लाई होगा? सेक्शन 285 तब अप्लाई होगा अगर एक स्कीम और अरेंजमेंट ऐसी है जिसमें शेयर्स ट्रांसफर होने जा रहा है और उसके अंदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को आपने कैसे उसको सेव करना है, सेफ गार्ड करना है उसके इंटरेस्ट को। सेक्शन 285 सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के लिए। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने जा रही है, सही है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने जा रही है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत ही फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में, और जब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में तो एक इन्वेस्टर आता है और वो कहता है कि जी मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं आपकी कंपनी के इतने शेयर्स एक्वायर करने जा रहा हूँ, मैं आपकी कंपनी के इतने शेयर्स एक्वायर कर लूँगा। कंपनी कहती है यार ऑफर तो ज़बरदस्त है, और ऑफर जब ज़बरदस्त, अच्छा आप टेक ओवर से कन्फ्यूज़ ना होइएगा, मैं टेक ओवर के अंदर भी ये चीज़ कवर की गई है जिसको मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करूँगा। आप समझ लें भी ये प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, सही है, ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। तो वो ये कहेगा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा कि यार अगर मैं क्या कहते हैं तो यार मेंबर्स को बुलाता हूँ, मैं मेंबर्स का एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ही तो कर रहा हूँ कि भाई तुम अपनी शेयर होल्डिंग जो है या हम अपनी कंपनी के शेयर्स जो है उसको इतने % ट्रांसफ़र कर देते हैं तो कंपनी के पास पैसा भी आ जाएगा, कंपनी चलना भी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके की कोई चीज़ होने जा रही है। अच्छा अगर ऐसा होने जा रहा है तो यहाँ पे वो सेक्शन कहता है कि जी अगर ये स्कीम और अरेंजमेंट, अगर आप लॉ देखेंगे तो लॉ में लिखा हुआ है 9/10। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 9/10 की अप्रूवल होनी चाहिए, सही है। सेक्शन 279 का पल्लू है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है मेजॉरिटी और 3/4 अप्रूवल उसी के हिसाब से होगी। लेकिन अगर अप्रूवल 3/4 और मेजॉरिटी हो गई है लेकिन वो इतनी बढ़ चढ़ के हो गई कि 9
9/10 लोगों ने कहा कि हाँ जी शेयर्स ट्रांसफ़र कर देने चाहिए, सही है, फलां कंपनी हमारे शेयर्स एक्वायर कर ले। अगर 9/10 तो फिर यहाँ पे लॉ कहता है कि बेचारे जो 1/10 है जिन्होंने वोट नहीं दिया वो तो बेचारे फंस गए, सही है। उनको एक मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपने शेयर्स आपको जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। तो इसके ऊपर लॉ आपसे कहता है, अगेन मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर एक स्कीम और अरेंजमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक स्कीम और अरेंजमेंट है जिसके अंदर शेयर्स ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं, तो वो स्कीम और अरेंजमेंट सेक्शन 279 के तहत ही अप्रूव होगी। मतलब जो वोटिंग का क्राइटेरिया वहां पे दिया हुआ है, जो कमीशन की मीटिंग का क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो कॉल का क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो नोटिस का क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो सारा का सारा वो अप्लाई होगा। लेकिन अगर उस मीटिंग में 3/4 और मेजोरिटी ने वोट कर दिया तो इसका मतलब है ये आपकी सैंक्शन जो है ये अप्रूव हो गई, सही है, ये सैंक्शन अप्रूव हो गई, ये एक्विजिशन अप्रूव हो गई। लेकिन अगर उस मीटिंग में 9/10 वैल्यू ने वोटिंग दे दी, और यहाँ पे वो 9/10 को एक्सप्लेन करता है कि अगर एक इन्वेस्टर है या कंपनी है, उसकी ऑलरेडी अगर इस कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है, वो आपने 9/10 में कंसीडर नहीं करनी है, उसको एलिमिनेट कर दें, सही है। अगर एक कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 है और मेरे पास ऑलरेडी 8 शेयर्स आ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो 9/10 100 का नहीं निकलेगा, 9/10 जो निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों वो 92 का निकलेगा, सही है। मैं अपनी शेयर होल्डिंग या मेरी सब्सिडी या एफिलिएट की शेयर होल्डिंग को माइनस करूंगा और जो शेयर होल्डिंग बच जाती है उसका 9/10 में निकालूंगा। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो 9/10 तो मेरे पास निकल आई। जब 9/10 लोगों ने शेयर्स को अप्रूव, मतलब 92 का 9/10 लोगों ने शेयर्स को अप्रूव कर दिया, तो यहाँ लॉ कहता है कि जी कंपनी को कहता है, जिसने शेयर्स एक्वायर करे उसको कहता है, आप चाहें मे का वर्ड यूज़ करता है, आप चाहें तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को नोटिस लिख के उनको अप्रोच करके उनसे ये कह सकते हैं कि प्लीज़ अगर आप चाहें तो आप भी अपने शेयर्स मुझे इन टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको लॉ ने कहा है डिसेंटिंग शेयर होल्डर। तो जो बकिया 9/10 को जो मैंने ऑफर करी थी वही ऑफर आपके लिए, मैं आपको नोटिस देता हूं कि जी मैं ख्वाहिशमंद हूं आपके भी शेयर्स एक्वायर करने का। ऑल्दो आपने डिसएग्री करा था, ऑल्दो आपने मुझे कॉन्फिडेंस शो नहीं करवाया था, लेकिन मैं अभी भी ये मे का वर्ड लिखा हुआ है, मे का वर्ड लिखा हुआ है, खुदा का वास्ता समझने की कोशिश करना। अगली चीज़ वो आपसे कहता है, सुनिएगा, इसी लॉ की एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन में आपसे ये कहता है कि जी जो मैंने आपको कहा ना कि आप शेयर होल्डर को अप्रोच कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं, और शेयर होल्डर जो है वो फिर उसके टर्म्स जो आपने ऑफर सबको करी थी उस टर्म्स पे आप उसके शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं। लॉ यहाँ पे कहता है कि जी जो मैंने ऊपर आपसे बात करी है सब सेक्शन 1 में, ये अप्लाई नहीं होगी प्यारे बच्चों, ये अप्लाई नहीं होगी। ये अप्लाई कब नहीं होगी? अगर आपके पास उस कंपनी की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग 1/10 से ज़्यादा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप एक कंपनी में ऑलरेडी 1/10 से ज़्यादा होल्डिंग लेके बैठे हुए हो, तो इसका मतलब तो ये कि यार टेक्निकली स्पीकिंग आप तो इस कंपनी के सारे मामलों को जानते हो, टेक्निकली आपने तो अपना डायरेक्टर भी बिठाया हुआ होगा, तो आपको तो इस कंपनी के बारे में सब A to Z पता होगा। तो यहाँ लॉ आपसे कहता है कि जो ऊपर मैंने तुमसे बात करी ना, तुम डिसेंटिंग शेयर के भी शेयर चाहो तो एक्वायर कर सकते हो, ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट कि जो ऑफर तुमने बाकियों करी थी वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर को भी करोगे। क्या मतलब? भाई मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 12% शेयर्स हैं एक कंपनी के, और मैंने एक काम ये करा, मैंने एक और इन्वेस्टर पकड़ा जिसके पास शेयर्स थे, 20% शेयर्स थे। मैंने कहा था यार तू मुझे अपने शेयर्स 500 रुपये में बेच दे, सही, मुझे अपने शेयर्स 500 रुपये में बेच दे, ताकि मेरे पास एक होल्डिंग आ जाएगी और मैं उस होल्डिंग की बेसिस पे बाकी शेयर होल्डर्स को भी कन्वेंस कर लूँगा। मुझे 3/4 चाहिए, लेट्स से मुझे 3/4 चाहिए, सही है, और मुझे मेजोरिटी का नंबर भी चाहिए, मुझे 3/4 भी चाहिए। तो यार प्लीज़ एक काम कर कि इसको इस तरीके से हम लेके चल लेते हैं। तो वो लोग आपसे कहता है कि नहीं, अब ये नहीं होगा, चूंकि आपके पास इस कंपनी में होल्डिंग ऑलरेडी 1/10 से ज़्यादा थी, आपके पास इस कंपनी में ऑलरेडी होल्डिंग 1/10 से ज़्यादा थी, डायरेक्टर आपके अपने थे, आपने अपने डायरेक्टर वगैरह बिठाए हुए थे, तो ये सारे के मामला आपके लिए हैं। तो ये नहीं होगा अनलेस जो ऑफर करी है ना, जो ऑफर करी है प्यारे बच्चों, वो सारी क्लास के लिए सेम होनी चाहिए। तो उस बंदे को जो मैंने पकड़ा था 120 रुपये पे, तो मैं अब ये नहीं कह सकता, कंपनी को ऑफर नहीं कर सकता कि मैं 100 रुपये में आपके शेयर एक्वायर करूंगा, नहीं बच्चों, 120 रुपये, सही है, 120 रुपये। और बच्चों दूसरी चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, अब जो ये स्कीम अप्रूव होगी तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू 100 है, मेरे पास 12 शेयर्स हैं या 12 रुपए के शेयर्स हैं, 100 में से तो 12 माइनस हो जाएंगे, सही है, 100 में से 12 माइनस होंगे, 88, सिर्फ 88 का 9/10 नहीं निकलेगा, 88 का 9/10 नहीं निकलेगा, बल्कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है उसका 3/4 ने उसको अप्रूव करना है प्यारे बच्चों, 3/4 ने उसको अप्रूव करना है, सही है, उसको 3/4 ने अप्रूव करना है। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि जी अगर आपके पास एक कंपनी के ऑलरेडी 1/10 से ज़्यादा शेयर्स आपके पास आ रहे हैं और 1/10 से ज़्यादा आपके पास शेयर्स हैं, तो आपने 9/10 जो होगा तो उसमें तो आपने अपनी शेयरिंग तो माइनस करनी है, तो रिमेनिंग का 9/10 निकलेगा। प्लस दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो उस स्कीम को अप्रूव किया जाएगा
तो ऊपर उसने आपसे कहा था 9/10 का, तो 9/10 के साथ एक और कंडीशन भी अटैच हो जाएगी, मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स। सही है, मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स का भी सेक्शन यहाँ पे अप्लाई जाए। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तब जाके आप डिसेंटिंग शेयर होल्डर को चाहो तो अप्रोच कर सकते हो प्यारे बच्चों। अब सेक्शन 285 का सब सेक्शन 2 है, वो आपसे क्या बात करता है? वो आपसे बात कहता है कि जी अभी तो अप्रूवल हुए थे ना, अप्रूवल होने के बाद शेयर्स ट्रांसफर हो चुके हैं, और जब शेयर्स ट्रांसफर हो चुके हैं और आपके पास और आपकी सब्सिडी के पास मिला के 9/10 शेयर्स आ चुके हैं, कंपनी के पास 9/10 शेयर्स आ चुके हैं प्यारे बच्चों। सही है, 9/10 कैसे आए भाई? ऊपर 9/10 ने अप्रूवल दी थी ना, तो 9/10 मेरे पास शेयर्स मौजूद है। अगर 9/10 शेयर्स वाकई में आपके पास ट्रांसफर हो चुके हैं तो यहाँ लॉ जो वर्ड यूज करता है वो शेल का वर्ड यूज करता है। यहाँ वो आपसे कहता है कि जी आपने खत लिखना है, आपने खत लिखना है डिसेंडिंग शेयर होल्डर को। और आपने खत क्या लिखना है? आपने खत में सिर्फ उसको बताना है, सुनिएगा मेरी बात को, आपने खत में उसको सिर्फ बताना है कि जी मेरे पास और मेरी सब्सिडीज के पास या हम सारे इन्वेस्टर के पास मिला जुला के 9/10 शेयर्स इस कंपनी के आ चुके हैं। सही है, पहले अप्रूवल हुई थी, आज मेरे पास शेयर्स आ चुके हैं। और अगर एक रिक्वायर्ड टाइम के अंदर शेयर होल्डर आपसे कहे कि जी मेरे शेयर्स भी एक्वायर करो, आप बाउंड हो उसके शेयर्स एक्वायर करने के। तो 1 और 2 में बहुत सी सिमिलैरिटीज लगती है, सिमिलैरिटीज नहीं है, फर्क है दोनों में। वर्ड सब सेक्शन 1 में मे का वर्ड यूज हुआ है, सब सेक्शन 2 में प्यारे बच्चों आपके पास जो शेल का वर्ड यूज हुआ है। सब सेक्शन 1 ट्रिगर कब करेगा? वो होल्डिंग से रिलेट करता है कि अप्रूवल हो चुकी है, मीटिंग में अप्रूवल हो चुकी है। सब सेक्शन 2 कब ट्रिगर करेगा? जब शेयर्स आपके पास वाकई में आ चुके हैं, 9/10 शेयर्स आपके पास वाकई में आ चुके हैं, तो आपने शेयर को सिर्फ बताना है। सब सेक्शन 1 में आप शेयर को कहते हो कि मेरी ख्वाहिश है आपके शेयर्स को एक्वायर करने की। सब सेक्शन 2 में आप ये ख्वाहिश का इजहार नहीं करते, आप सिर्फ इतना बताते हो, अपनी पावर का इजहार करते हो कि मेरे पास 9/10 आ चुकी है, और उस नोटिस के 30 दिन के अंदर का शेयर होल्डर आपको कहे तो आपने उसके शेयर्स को एक्वायर करना होगा उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे आपने बकिया शेयर होल्डर्स को अप्रोच किया था, जिस पे वो एफआईआर अप्रूव हुई थी, या उनके साथ कोई और टर्म्स एग्रीड होती हैं उस पे, या कमीशन जो रेट डिसाइड करे उस पे। तो आप सब सेक्शन 2 में देखें कि सब सेक्शन 2 में अगर फॉर एग्जांपल आपने बाकी शेयर होल्डर को 100 रुपए का ऑफर किया था और डिसेंडिंग शेयर होल्डर के साथ आपका एग्री हो जाता है एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत 110 रुपए का, तो आपने 110 रुपए पे करना है। या कमीशन कहती है कि कमीशन इन्वॉल्व होती है और वो एक रेट डिसाइड करती है 105 रुपए का, तो आपने 105 रुपए पे उस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करना है। बच्चों फिर हमारे पास सबसेक्शन 3 आता है, और सबसेक्शन 3 कहता है कि जी अगर सबसेक्शन 1 के तहत आपने डिसेंडिंग शेयर होल्डर को कहा कि जी मैं आपके शेयर्स को एक्वायर करना चाहता हूँ, और उन्होंने रिप्लाई नहीं करा और वो आपसे कह रहे हैं कि जी मैं तो अपने शेयर्स आपको नहीं बेचना चाह रहा, तो सर इसका मतलब है वो तो कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं, बिकॉज ये जो स्कीम है ये तो 279 का पल्लू है, और 279 तो ये कहता है कि जी अगर स्कीम को कमीशन ने अप्रूव कर दिया तो बाइंडिंग टू ऑल है। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी? कंपनी कहेगी अब मैं शेयर होल्डर के मुंह नहीं लग रही, मैंने जिस कंपनी से शेयर्स एक्वायर करे थे, या जिस कंपनी को मैंने ऑफर करी थी, या जिस कंपनी ने मीटिंग कॉल करी थी, मैं उसको कहूंगा भाई ये पकड़ो पैसे, ये डिसेंडिंग शेयर होल्डर के इतने पैसे बनते हैं, और वो जो कंपनी होगी वो शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देगी। सही है, तभी कोर्ट और कमीशन को इन्वॉल्व किया गया ताकि सबके ऊपर बाइंडिंग और एक चीज रिजॉल्व हो जाए, प्यारे बच्चों। सही है, तो बच्चों एक चीज समझने की कोशिश कर लें बच्चों, सेक्शन 285 जो है वो सेक्शन 279 का पल्लू है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्कीम और अरेंजमेंट जिसमें शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी अप्रूवल सेक्शन 279 के तहत होगी। उसकी अप्रूवल किसके हिसाब से होगी? सेक्शन 279 के हिसाब से। क्या मतलब कि जी वो जो हमने 3/4 पढ़ा था प्लस जो मेजॉरिटी पढ़ा, समझ आती है बात? अच्छा, अगर इसको मैं देखूं तो अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होने जा रहे हैं जिसको 3/4 लेट से 80% लोगों ने जिनकी वैल्यू थी वो और मेजॉरिटी भी थे, उन्होंने अप्रूव कर दिया है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है कि सेक्शन 285 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 285 अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 279 हो गई। सही है, 285 कब अप्लाई होगा? जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर होंगे जिनके पास 10% होगी। सेक्शन 285 तब अप्लाई होगा जब ये स्कीम और अरेंजमेंट जो है ये अप्रूव हुई, और ये अप्रूव, अच्छा अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और 80% ने अप्रूव कर दी और मेजॉरिटी है, ये स्कीम अप्रूव हो चुकी है बच्चों, ये स्कीम अप्रूव हो चुकी है। लेकिन अगर ये स्कीम को 90% 9/10 वैल्यू ने अप्रूव कर दिया और ऑब्वियसली मेजॉरिटी थे, तो इसका मतलब है अब सेक्शन 285 भी अप्लाई हो जाएगा फॉर द रिमेनिंग 1/10। सही है, लेट्स से फॉर द रिमेनिंग 1/10। सही है, तो यहाँ पे सेक्शन 285 कहता है कि अगर एक स्कीम को 9/10 लोगों ने अप्रूव कर दिया है, 9/10 वैल्यू पे अप्रूव हो गया, उस 9/10 में से आपको क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा बच्चों? क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा? इस 9/10 में आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा जो कंपनी जो शेयर्स एक्वायर करने जा रही है उसकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। अगर वो आपने माइनस कर दी तो जो रिमेनिंग शेयर्स बचे उसकी 9/10 ने
अप्रूव कर दिया, मतलब मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गई होगा। अगर 9/10 भी है तो इसका मतलब है अब सेक्शन 285 जो अप्लाई होगा वो रिमेनिंग 1/10 के ऊपर अप्लाई होगा कि कंपनी चाहे तो उनको नोटिस लिख सकती है और उनके शेयर्स को एक्वायर कर सकती है, उनको नोटिस लिख सकती है बच्चों, सही है। लेकिन लॉ यहाँ पे वापस से एक और एक्सेप्शन डाल देता है और लॉ कहता है तुम्हारे पास 9/10 अप्रूवल भी है लेकिन ये सेक्शन 285 अप्लाई नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट कि तुम्हारी जो तुम ये जो एक्सक्लूड कर रहे हो 9/10 में से, इसमें तुम्हारे पास ऑलरेडी कंपनी के पास जो होल्डिंग है वो 1/10 से ज़्यादा है प्यारे बच्चों। तो मैं आपके सामने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल के साथ इसको लेके चलता हूँ। हम कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स हैं 10 और कंपनी के टोटल शेयर वैल्यू है लेट से, सही है, टोटल शेयर 10 है और टोटल वैल्यू है 100। अगर एक स्कीम और अरेंजमेंट है जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, तो सर अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी ए कंपनी बी को ये ऑफर करती है कि मुझे आपके शेयर्स को एक्वायर करना है और कंपनी बी अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने जा रही है और वो एक मीटिंग कॉल करती है, तो सर ये जो स्कीम और अरेंजमेंट है सर इसकी अप्रूवल का क्राइटेरिया क्या होगा प्यारे बच्चों, सेक्शन 279। समझ आ रही है? इसका मतलब है टोटल शेयर होल्डर 10 है तो मेजोरिटी कितने हो गए, मेजोरिटी कितने हो गए, और टोटल शेयर होल्डर वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 100, तो 100 का 3/4 कितना हो गया 75। अगर सिनेरियो 1 6 लोगों ने अप्रूव कर दी जिनकी वैल्यू 75 है, स्कीम अप्रूव हो चुकी है प्यारे बच्चों। मुझे जल्दी से बता दें क्या सेक्शन 285 अप्लाई होगा? द आंसर इज नो, सेक्शन 285 अप्लाई नहीं होगा, सही है। इलस्ट्रेशन 1 में सेक्शन 285 अप्लाई नहीं होगा। मैं आपके सामने इलस्ट्रेशन 2 रखता हूँ। अगर सेक्शन इलस्ट्रेशन 2 ये है कि मेजॉरिटी ने तो वोट कर दिया है, मेजॉरिटी ने वोट कर दिया है अगेंस्ट 6 और जो वैल्यू थी प्यारे बच्चों वो 75 नहीं है, वो 80 है, क्या सेक्शन 285 अप्लाई होगा? तो सिनेरियो 2 में भी सेक्शन इलस्ट्रेशन 2 में भी या सिनेरियो 2 में भी सेक्शन 285 अप्लाई नहीं होगा। मैं आपके सामने प्यारे बच्चों रखता हूँ इलस्ट्रेशन 3 और इलस्ट्रेशन 3 में मैं आपके सामने रखता हूँ कि मेजॉरिटी लोगों ने जो अप्रूव किया है वो 6 है और जो वैल्यू है वो 9/10 है, वो वैल्यू जो है वो 90 है। प्यारे बच्चों क्या अब सेक्शन 285 अप्लाई होगा? क्या इन सिनेरियोज में सेक्शन 285 अप्लाई होगा? द आंसर इज सर मुझे कुछ मज़ीद सवाल पूछना है आपसे, कुछ मज़ीद सवाल पूछना है। पहला सवाल, सर ये जो 90 लोगों ने अप्रूव किया है क्या इसमें आप भी शामिल हैं? मैंने कहा मैं भी शामिल हूँ। उसने कहा नहीं सर, आपने अपनी 100 में से अगर आपके पास, अब मैं 2 सिनेरियोज़ को रख रहा हूँ, इस 100 में से पहला सिनेरियो अगर आपके पास वैल्यू फॉर एग्जांपल 8 है, आपके पास 8 रुपये के शेयर्स है, तो सर इस 100 में से आपको 8 माइनस करने होंगे तो आपका आंसर आएगा 92, आपका आंसर आएगा 92 और 92 का आपने 9/10 लेना होगा। तो सर क्या 92 का जो 9/10 बनता है लेट से 82 या 83, तो क्या 82 या 83 लोगों ने अप्रूव कर दिया है? सर इफ़ द आंसर इज यस, हाँ जी 92 लोगों 92 के 9/10 ने अप्रूव कर दिया और वो वाकई में इंडिपेंडेंट शोल्डर थे, मैं नहीं था उसके अंदर, तो इसका मतलब है सर सेक्शन 3 जो है वो अप्लाई, आपके पास जो है सेक्शन 285 जो है वो अप्लाई हो जाएगा, बच्चों, सही है। तो यहाँ पे आपके पास अप्लाई हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपके पास शेयर होल्डिंग है, यस। अगर वो आपके पास शेयर होल्डिंग है तो क्या वो लेस देन 1/10 है? क्या वो लेस देन 1/10 है? हाँ जी लेस देन 1/10 है। नहीं जी लेस देन 1/10 नहीं है। अगर लेस देन 1/10 है प्यारे बच्चों तो इसका मतलब है आपने उसको एक्सक्लूड भी करना होगा और फिर रिमेनिंग पे 9/10 लेना होगा और उसके बाद आपकी ज़िंदगी आसान, सही है। अच्छा सर अगर अच्छा सर सिनेरियो 2 ये जो 100 रुपये इसमें से मेरे पास 12 रुपये के शेयर्स हैं, 12 रुपये के शेयर्स हैं सर, ओहो अब तो आपके पास 1/10, अब तो आपके पास जो है वो 12 रुपये के शेयर्स है, ये तो 1/10 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है रिमेनिंग आंसर जो आया 88, सर इस 88 का तो 9/10 अप्लाई करना ही करना पड़ेगा जो कि 77 76 बनेगा। लेकिन एक और कंडीशन भी अप्लाई होगी और वो कंडीशन ये होगी कि अब सिर्फ मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब जो टोटल नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स है उनका 3/4 लेना पड़ेगा आपको, सही है। 3/4 जो वहाँ पे वोट करने के लिए इंटाइटल्ड होंगे उसका 3/4 आपने लेना पड़ेगा। सर तो 3/4 किसका लेना पड़ेगा? 3/4 सर मुझे 10 का लेना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स, टोटल शेयरहोल्डर कितने थे? 10 सर, 3/4 इसका लेना पड़ेगा। नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं, जब 9/10 में आप शामिल नहीं है तो न्यूमरेटर में कैसे शामिल हो सकता है? तो सर आपको और आपकी सब्सिडी के मिला के लेट से दो शेयरहोल्डर हैं आप और सब्सिडी, तो 10 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, 8 का 3/4 लेना पड़ेगा। और अगर वो 3/4 जो है फॉर एग्जाम्पल 7 बनता है 6 बनता है जो भी बनता है उन्होंने अप्रूव कर दिया तब जाके ये सेक्शन अप्लाई होगा। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? सेक्शन जो है जो प्रोविजन का सेक्शन है ये सेक्शन 285 के सब सेक्शन 1 के साथ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप
और सबसेक्शन 3 को सबसेक्शन 1 के साथ लिंक किया गया है कि अगर आपने नोटिस लिख दिया, अगर आप चाहें तो नोटिस लिख सकते हैं, कब? जब ये कंडीशंस पूरी हो जाए। सही है। आप सेक्शन 285 कब अप्लाई होता है? जब ये कंडीशंस अप्लाई हो जाए। पहली कंडीशन प्यारे बच्चों क्या है कि आपके पास जो है अगर 9-10 लोगों ने अप्रूव कर दिया, सही है, और उस 9-10 में आपकी होल्डिंग शामिल नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहता है कि जी 9-10 ने अप्रूव कर दिया, लेकिन चूंकि आपके पास 110 से ज्यादा शेयर्स थे, तो वो तो आपने ऑब्वियसली एक्सक्लूड करना ही करना है, लेकिन सारे शेयर होल्डर्स को आपने सेम ऑफर करनी है, प्लस 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 अब ये मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, 3/4 से काम चलेगा। तो इसका मतलब क्या है? तो सेक्शन 285 अप्लाई किस सेंस में होगा? सेक्शन 285 इस सेंस में अप्लाई होगा कि आप बकिया डिसेंटिंग शेयर होल्डर को नोटिस लिख सकते हैं, और फिर उसको सबसेक्शन 3 के साथ लिंक करिएगा कि जब आपने नोटिस लिख दिया प्यारे बच्चों, शेयर होल्डर नहीं माने आपकी बात, तो फिर आप कंपनी को पैसे ट्रांसफर करके उसके शेयर्स को एक्वायर कर सकते हो प्यारे बच्चों। कि यहाँ तक बात समझ आती है? तो सेक्शन हमारे पास जो है उसको इस तरीके से रखा गया है कि अगर कोई स्कीम और अरेंजमेंट होती है तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशंस थी, मैंने कोशिश करी कि इन सारी की सारी चीज़ों को आपके साथ कवर कर दूँ, जो नॉर्मली थोड़ी बहुत बच्चों को परेशानी इसमें होती है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपके साथ में कवर कर दूँ। थैंक यू सो मच।